इंग्लैंड में नाविल का पहला कदम। नाविल के कदम अब यूरोप की सरजमीनों पर अपने नक्श छोड़ने के बाद जजीरा नुमा इंग्लैंड पर पड़ने लगे हैं। ये वो खित्ता है जहां नाविल को सिनफी हैसियत से मुमताज़ मकाम मिलने वाला है। यहाँ इसकी बुनियादी खुसूसियात तय होंगी और इसे ऐसे बड़े फनकार मुयस्सर आएंगे जिनकी बदौलत नाविल को पूरी दुनिया में मकबूलियत नसीब होगी। पिछले लेक्चर में हमने जिल बिलास का मुताला किया जो 1715 में लिखा गया था। इंग्लैंड में इससे कबल भी कई ऐसे अदब पारे मिलते हैं जिनकी हैत और तकनीक नाविल से मिलती है, लेकिन उनमें से बाज़ पूरी तरह नाविल कहलाने के हकदार नहीं ठहरते, और कुछ ऐसे हैं जो नाविल तो कहलाए जा सकते हैं लेकिन अजीम नाविल शुमार नहीं हो सकते। पहली किस्म में 1485 में लिखा गया थॉमस मैलोरी का मोर्टे दी अर्थर, 1578 में लिखा गया जोहन लेले का यूफ्यूज, 1593 में लिखा गया सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया, 1678 में लिखा गया जोहन बनियान का दी पिलग्रिम प्रोग्रेस शुमार किए जा सकते हैं। जबकि दूसरी किस्म में ऐसे फिक्शन पारे हैं जो अंग्रेजी में नाविल के पहले नक्श समझे जाते हैं। इनमें 1594 में लिखा गया थॉमस नाश का पीकारसक नाविल दी अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और अपराभियन के 2 फिक्शन पारे शामिल हैं। पहला 1684 का डायरी की हैत में लिखा गया लव लेटर्स बिटवीन ए नोबेल मैन एंड हिज सिस्टर, और दूसरा 1688 में लिखा गया ओरोन को है जो एक फर्जी सवाने उम्री की शक्ल में था। इन अदब पारों से इंग्लैंड की मिट्टी को नाविल का तुख्म मुयस्सर आ रहा था, लेकिन इस फॉर्म को एक तनावर दरख्त बनने के लिए एक बड़े फनकार की ज़रूरत थी। वो बड़ा फनकार एक इत्तेफाक से सामने आता है, इसका नाम है डैनियल डीफो। वो बुनियादी तौर पर एक सहाफ़ी था। वो सच और फसाने के मिलाप में महारत रखता था और अक्सर उसकी तहरीरें ऐसी होती थीं कि क़ारीन को यकीन आ जाता कि वो हकीकी वाक़यात है। इसने एक फर्जी शख्स रॉबिन्सन क्रूसो की दास्तान लिखी और यही जाहिर किया कि ये इस शख्स की सच्ची दास्तान हयात है। इब्तिदाई इशात में डीफो का अपना नाम तक दर्ज न था। यूं लगता है कि डीफो ने मंसूबा बंदी के तहत नाविल नहीं लिखा, बल्कि इसे एक फर्जी सफ़रनामे या इखलाकी बयानिए के तौर पर पेश किया। इस नाविल के अक़ब में इब्न ए तुफ़ैल की एक तहरीर हई बन यक्तान का असर मौजूद है, जिसका तफसीली जिक्र हम मवाजना वाले हिस्से में करेंगे। इंग्लैंड में इस ज़माने में नाविल का तसव्वुर बाकायदा तौर पर मौजूद नहीं था। अदब में इस सिंफ की तारीफ और हद बंदी अभी कायम हो रही थी। रॉबिन्सन क्रूसो की ज़बरदस्त मकबूलियत ने इसे एक नाविल के तौर पर शोहरत दिलाई। बाद में अदबी तारीख दानों और नाक़दीन ने इसे पहला जदीद अंग्रेज़ी नाविल करार दिया, क्योंकि इसका तर्ज़े बयान हकीकत निगारी पर मबनी था। ये किरदार की अंदरूनी नफ्सियाती कैफियत दिखाता है और इसमें प्लाट और एक मरबूत तसलसल मौजूद है। रॉबिन्सन क्रूसो से पहले अंग्रेज़ी अदब सवानिही तमसील, रोमांस, सफ़रनामे और ख़त्ती दास्तानें मौजूद थीं जो नाविल के करीब थीं। ताहम डैनियल डीफो का काम उन तमाम रुझानात को इकट्ठा करके एक बाकायदा नाविल की शक्ल में पेश करता है, जिसकी वजह से इसे नाविल निगारी का संग ए मील माना जाता है। आज की वीडियो में हम इसी नाविल का तफसीली जायजा लेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो का तारुफ। रॉबिन्सन क्रूसो की पहली इशात 1719 में हुई थी। पहल इस पर मुसन्निफ का नाम दर्ज नहीं था और यही जाहिर किया गया कि रॉबिन्सन क्रूसो नाम के किसी आदमी की हकीकी हुड बीती है। लेकिन बाद अज़ां जब इस तहरीर को शोहरत मिली तो इसके मुसन्निफ डैनियल डीफो का नाम इस पर जाहिर कर दिया गया। इस नाविल को अंग्रेज़ी अदब का पहला मुकम्मल और जदीद नाविल करार दिया जाता है, क्योंकि इसमें वो तमाम फ़नी अनासिर पाए जाते हैं जो नाविल को एक बाकायदा सिनफ़ी अदब बनाते हैं, जैसे मरकज़ी किरदार, बयानिया, तसलसल, नफ्सियाती इर्तिक़ा और हकीकत निगारी। नाविल की कहानी एक नौजवान अंग्रेज़ रॉबिन्सन क्रूसो के गिर्द घूमती है, जो समंदरी सफ़र के दौरान एक तूफ़ान का शिकार होकर अकेला एक वीरान जजीरे पर फंस जाता है। वो वहाँ तकरीबन 28 साल तक जिंदा रहने के लिए जिदोजहद करता है, अपने लिए रहाइश बनाता है, खाने का इंतज़ाम करता है और तन्हाई में ज़िंदगी के हकीकी मानी से रूशनास होता है। इस दौरान वो अपने माजी पर गौर करता है, मज़हब की तरफ रुजू करता है और एक फ़िक्री और रूहानी तब्दीली से गुज़रता है। बाद में इसकी मुलाकात फ्राइडे नामी मकामी नीग्रो से होती है, जिससे इसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। 28 साल बाद इसे एक जहाज़ नज़र आता है जिस पर बैठकर वो वापस महज़िब दुनिया की तरफ लूट आता है। इस नाविल की अहमियत सिर्फ इसके मुहिम्माती पहलू तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें इंसानी फितरत, मजहबी रुजू, मुआशरती तन्हाई, खुद इन्हिसारी और नौआबादियाती ज़हनियत जैसे गहरे मौज़ूआत को भी पेश किया गया है।
डीफो ने रॉबिन्सन करूसो को वाहिद मुतकल्लिम हैत में लिखा जिससे कारी को किरदार के दाखिली एहसासात, खौफ, उम्मीद और तजुर्बात को बाराह रास्त समझने का मौका मिलता है। ये नावल इस दौर के फ़िक्री, इक़्तिसादी और साइंसी इनकलाब का अदबी मज़हर है जहाँ इंसान मरकज़ में आता है और उसकी इनफरादी जिदोजहद को न सिर्फ मौजू बल्कि उसलूब का हिस्सा भी बनाया जाता है। रॉबिन्सन करूसो में बयानिया की सतह पर जो जुज़ियाती मुशाहिदा, वक्त की तंजीम, मेहनत की माशी ताबीर और कुदरत से मतामिल इंसानी शऊर नज़र आता है, वो इस नए तर्ज़े इजहार की बुनियाद है जिसने नावल को बतौर एक संजीदा फ़िक्री और समाजी सिंफ के कायम किया। डीफो का ये कारनामा इसलिए भी अहम है कि वो अपने अहद के फ़िक्री तनाजुर में इस फ़र्द की तश्कील करता है जो तन्हाई में भी तमद्दुन के नकूश पैदा करता है और अपनी इनफरादी मेहनत और तजर्बे को इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बना देता है। यही पहलू नावल को सिर्फ एक बयानिया नहीं बल्कि एक तहज़ीबी दस्तावेज़ भी बनाते हैं। ये नावल न सिर्फ अदबी तारीख़ में एक संग मील है बल्कि इसने दुनिया भर की मुख्तलिफ ज़ुबानों में तराजिम, माखूज़ कहानियों, फ़िल्मों और दीगर तख्लीक़ात के ज़रिए आलमी सकाफ़त पर गहरा असर डाला है। रॉबिन्सन करूसो आज भी तन्हाई, खुदी और इंसानी अज़्म की एक लाजवाल अलामत के तौर पर पढ़ा और सराहा जाता है। डेनियल डीफो का तारुफ। डेनियल डीफो अंग्रेज़ी नस्र के अव्वलीन और मुअस्सिर तरीन नावल निगारों में शुमार होता है जिसकी पैदाइश 1660 में लंदन में हुई। इसका असल नाम डेनियल फो था लेकिन इसने अदबी शनाख्त के लिए बाद अज़ां डीफो इख्तियार किया। वो एक मुतवस्सित तबके के प्रोटेस्टेंट घराने से ताल्लुक़ रखता था जो इस ज़माने में रिवायती तालीमी इदारों की रसाई से महरूम थे। इसीलिए इसकी तालीम का महवर एक गैर रस्मी मजहबी दर्सगाह रही जहाँ इसे मज़हब, फ़लसफ़ा, ज़ुबान और कारोबार की इब्तिदाई तरबियत मिली। डीफो ने जवानी में तिजारत को बतौर पेशा इख्तियार किया लेकिन इसे जल्द ही माली खसारे और कर्ज के बोझ ने घेर लिया जो इसकी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन गया। डीफो की अदबी ज़िंदगी इब्तिदा में सियासी और मजहबी पम्फलेट्स और तंज़िया तहरीरों से वाबस्ता रही। 1701 ईस्वी में इसका एक मशहूर सियासी रिसाला दी ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन शाये हुआ जिसमें इसने नस्ली तअस्सुबात और कौमी तशख़्ख़ुस पर कारी ज़र्ब लगाई। इसी तरह 1702 में इसकी तंज़िया तहरीर दी शॉर्टेस्ट वे विद दी डस सेंटर्स मंजर आम पर आई जिसके बाइस वो हुकूमत की नाराज़ी का शिकार हुआ और इसे क़ैद की सुबतें भी बर्दाश्त करना पड़े। अदबी शोहरत का असल दरवाज़ा 1719 में तब खुला जब इसका नावल रॉबिन्सन करूसो शाये हुआ। ये नावल 19वीं सदी की नसर में हकीकत निगारी के इस इब्तिदाई रुझान का नुमाइंदा कसट है जिसने यूरोपी अदबी रवायत को तख़य्युल और तमसील के रिवायती दायरों से निकाल कर तजर्बाती, मुशाहदाती और फ़र्द वाहिद की दाखिली नफ्सियात के इजहार की जानिब माइल किया। इसके बाद डीफो ने तसलसल के साथ कई नावल तहरीर किए जिनमें मोल फ्लेंडर्स, रोकशाना, जर्नल ऑफ प्लेग एयर और कैप्टन संगलेटन मशहूर है। उन तमाम नावलों में इसकी तहरीरी सलाहियत, बयानिया की रवानी और किरदारों की दाखिली नफ्सियात को जिस महारत से बरता गया है वो इसे अपने अहद के दीगर नसरनिगारों से मुमताज़ बनाती है। डीफो की तहरीरों में मुआसिर समाजी, इखलाकी, तिजारती और मजहबी मुबाहिस की झलक मिलती है। वो फ़र्द की खुदी, तजर्बे की सदाकत और तबकाती कशमकश जैसे मौज़ूआत को हकीकत पसंदाना अंदाज में बयान करता है। इसके नावल न सिर्फ दास्तानी लुत्फ़ फराहम करते हैं बल्कि कारी को इसकी फ़िक्री जिहाद से हम आहंग भी करते हैं। डीफो ने 1731 में वफ़ात पाई मगर उसकी अदबी मीरास आज भी जिंदा है। इसका सादा, बाराह रास्त और मुशाहदे पर मबनी उसलूब अंग्रेज़ी नसर के इर्तकाई सफ़र में एक संग मील की हैसियत रखता है। वो मुसन्निफ़ जिसे अपने ज़माने में तंज़, कैद और तंग दस्ती का सामना करना पड़ा आज क्लासिकी नसरनिगारी की पहली सफ़ में शुमार होता है। अदबी पस मंज़र। रॉबिन्सन क्रूसो अपने अदबी और तारीख़ी सियाक़ व सबाक़ के एतबार से एक अहदसाज़ तहरीर है जो न सिर्फ 18वीं सदी के इब्तिदाई यूरोपी शऊर की अक्कासी करता है बल्कि जदीद नावल के इर्तकाई सफ़र में एक फ़ैसला कुन मोड़ भी फराहम करता है। ये वो दौर था जब यूरोप में इस्तेमारियत, सरमायादाराना मईशत, फ़र्द की मरकज़ियत और साइंस और तजर्बे पर मबनी अक़ली फ़िक्र परवान चढ़ रही थी। 16वीं और 17वीं सदी की साइंसी बेदारी नशात अलसानिया की इंसानी मरकज़ियत और इस्लाही मज़हब की फ़िक्री खुद मुख्तारी ने एक ऐसे ज़हनी फ़िज़ा को जन्म दिया जिसमें फ़र्द को पहली मर्तबा इज्तिमाई शनाख्त से अलग करके इसकी दाखिली जिहाद, ज़ाती तजर्बात और अमली जिदोजहद को मौज़ू-ए इज़हार बनाया गया। रॉबिन्सन करूसो इसी फ़िक्री फ़िज़ा का नावल है जहाँ एक फ़र्द एक वीरान जज़ीरे पर तन्हा तमद्दुन से कटा हुआ न सिर्फ अपनी बका के लिए जिदोजहद करता है बल्कि तहज़ीब की नई तश्कील भी करता है।
ادبی لحاظ سے یہ ناول اس وقت تحریر کیا گیا جب انگریزی نثر ایک صحافتی تجارتی اور مذہبی طرز اظہار سے آہستہ آہستہ آزاد ہو کر تخلیقی سطح پر تجربات کی راہ تلاش کر رہی تھی۔ ڈیفو کا تعلق خود صحافت اور پمفلٹ نویسی سے تھا، جس نے اس کے نثری اسلوب میں سادگی، تسلسل اور حقیقت نگاری پیدا کی۔ اس ناول میں دیو مالائی یا تمثیلی عناصر کے بجائے جزیات نگاری، وقت کا حساب، فطرت کے ساتھ جدوجہد اور نفسیاتی تجزیہ کو ترجیح دی گئی، جو کہ اس دور کی عقلی تحریکوں اور سائنسی مزاج کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ تاریخی اعتبار سے روبنسن کروسو برطانوی استعمار کے ابتدائی مظاہر کی ادبی تجسیم بھی ہے۔ کروسو کی یہ خواہش کہ وہ مقامی وسائل اور مقامی لوگوں کو قابو میں لائے استعماریت کے اس ذہن کی نمائندگی کرتی ہے جو دیگر اقوام پر اپنی بالادستی قائم کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ناول اس نئے سرمایہ دار فرد کی علامت بھی ہے جو اپنی محنت، عقل اور خود انحصاری کے ذریعے دنیا کو مسخر کرنا چاہتا ہے۔ یوں روبنسن کروسو کو صرف ایک مہماتی یا سوانحی ناول کہنا اس کی فکری و فنی جہتوں کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک ایسا متنی تجربہ ہے جس میں فرد، فطرت، تہذیب، مذہب، استعمار اور معیشت جیسے موضوعات نہایت باریکی سے مربوط کیے گئے ہیں، اور جو اپنے وقت کی فکری و ثقافتی روح کو نہایت سادہ مگر گہرے اسلوب میں منعکس کرتا ہے۔ کہانی کا خلاصہ۔ روبنسن کروسو کی کہانی ایک مہم جو نوجوان کی زندگی کے حالات پر مبنی ہے، جو والدین کی مرضی کے خلاف سمندری زندگی اختیار کرتا ہے۔ شروع میں کروسو کا پہلا سمندری سفر دکھایا گیا ہے جو طوفان کی نظر ہو جاتا ہے۔ وہ جان بچا کر واپس آتا ہے لیکن مہم جوئی کا شوق کم نہیں ہوتا۔ اگلے باب میں وہ دوسرا سفر کرتا ہے مگر قزاقوں کے ہاتھوں قید ہو کر غلام بنا کے افریقہ لے جایا جاتا ہے۔ غلامی سے فرار کے بعد وہ پرتگالی جہاز کے ذریعے برازیل پہنچتا ہے اور وہاں ایک باغ قائم کرتا ہے۔ چند ابواب کے بعد کروسو افریقہ سے مزدور لانے کے لیے روانہ ہوتا ہے مگر اس کا جہاز ایک طوفان کی زد میں آ کر ایک ویران جزیرے کے قریب تباہ ہو جاتا ہے۔ کروسو قسمت کی یاوری سے ساحل پر لگ جاتا ہے۔ وہ زندہ بچ جانے والا واحد انسان ہوتا ہے اور جزیرے پر تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جہاز کے تباہ ہونے کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس بحال کر کے سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ ساحل سے کچھ فاصلے پر پھنسا ہوا جہاز اب بھی ایک قیمتی ذخیرہ ہے۔ وہ کئی دن مسلسل محنت سے جہاز سے رسی، اوزار، بندوقیں، گولہ بارود، لباس، خشک خوراک، بیج اور دیگر ضروری سامان نکالتا ہے اور اپنی کشتیاں بنا کر جزیرے تک منتقل کرتا ہے۔ زندگی کی بنیادی ضرورت یعنی رہائش کے لیے وہ ایک بلند مقام منتخب کرتا ہے جہاں ایک طرف پہاڑی دیوار تھی، باقی سمتوں کو وہ لکڑی کی مضبوط بار سے بند کر کے ایک محفوظ جگہ بناتا ہے۔ یہاں وہ ایک غار نما حصہ بھی تیار کرتا ہے جہاں سامان محفوظ رکھا جا سکے۔ اپنی خوراک کے لیے وہ جزیرے کی نباتات کو دریافت کرتا ہے۔ جب وہ جہاز سے لائے گئے بیج اگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی بار اس کی محنت کو ایک واضح شکل ملتی ہے۔ وہ اناج اگاتا ہے، پھر پیسنے کے لیے پتھر کا استعمال کرتا ہے اور آٹا تیار کر کے روٹی بنانا سیکھتا ہے۔ کروسو کو کئی جسمانی اور موسمی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، کبھی شدید بارش، کبھی دھوپ کی شدت، کبھی جانوروں کا خطرہ اور کبھی بیماری کا حملہ۔ بیماری کی حالت میں اس کی بے بسی کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ وہ فطرت سے دعا مانگتا ہے اور خود کو نادیدہ طاقت کے سامنے جھکنے پر مجبور محسوس کرتا ہے۔ یوں وہ اپنی تنہائی میں ایک روحانی بیداری کے مرحلے سے بھی گزرتا ہے۔ ایک اور بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر تنہا تھا اور انسانی رفاقت سے محرومی اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتا ہے، اپنا روزنامچہ لکھتا ہے اور وقت کا حساب رکھنے کے لیے لکڑی پر نشان لگاتا ہے۔ یوں وہ اپنی ذہنی صحت کو بحال رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جزیرے میں کئی برس تنہائی میں گزارنے کے بعد وہ کچھ وحشی انسانوں کو جزیرے پر اترتے دیکھتا ہے جو آدم خور ہوتے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک کو بچا لیتا ہے جسے فرائیڈے کا نام دیتا ہے اور اسے اپنا خادم بناتا ہے۔ بہت مدت گزر جاتی ہے۔ ایک دفعہ کچھ جہاز جزیرے کے قریب آتے ہیں جن میں سے ایک پر بغاوت ہوتی ہے۔ کروسو مداخلت کر کے باغیوں کو قابو میں لاتا ہے اور اصلی کپتان کی مدد سے جزیرے سے واپسی کی سبیل نکالتا ہے۔ جب کروسو انگلستان واپس پہنچ کر اپنی جائیداد کا جائزہ لیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی برازیلی زمینوں نے اسے خاصا دولت مند بنا دیا ہے۔ وہ ایک مکمل زندگی گزارنے کے بعد آخرکار اپنے جزیرے کی یادوں کے ساتھ ناول کا اختتام کرتا ہے۔ یہ کہانی ایک فرد کی فطرت سے ہم آہنگی، تنہائی سے نبرد آزما ہونے اور مسلسل جدوجہد کے سادہ مگر مؤثر بیانیے پر مشتمل ہے۔
मरकज़ी ख़याल। रोबिन्सन करूसो का मरकज़ी मौजू इंसानी खुद इन्हिसारी बका की जिदोजहद और तहज़ीब व तमद्दुन की फ़ितरी तश्कील है। नावल का मरकज़ी किरदार महदूद वसाइल के बावजूद फ़ितरत को मुसख्खर करने माहौल से हम आहंग होने और वक्त के साथ साथ अपनी दाखिली दुनिया को समझने में कामयाब होता है। ये तन्हाई सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि तहज़ीबी भी है, जहाँ वो अपने इल्म, तजर्बात, ईमान और मेहनत के बोते पर एक मुकम्मल ज़िंदगी तश्कील देता है। नावल इस बात का इशारा भी देता है कि इंसान अगरचे समाजी मखलूक है, मगर इसमें यह सलाहियत भी है कि वो मुकम्मल इनफरादियत के साथ भी ज़िंदगी के मकासद तलाश कर सके और ख़ुद को एक मुकम्मल शख्सियत के तौर पर दरियाफ्त करे। इसके अलावा रोबिन्सन की शख्सियत के ज़रिए मग़रिबी इस्तेमारी ज़हनियत, नस्ल और मज़हब की बरतरी के ख़यालात की अक्कासी भी की गई है, जिस पर बाद अज़ां तनक़ीद भी की गई। ताहम इसका बुनियादी पैगाम इंसानी अज़्म, फ़िक्री आज़ादी और तख्लीक़ी क़ुव्वत पर यकीन है, जो किसी भी बुहरान और इब्तिला में इंसान को ज़िंदा रख सकती है। दीगर मौज़ूआत। रोबिन्सन करूसो के अंदर कई सानवी मगर फ़िक्री और तहज़ीबी सतह पर निहायत अहम मौज़ूआत भी कारफ़रमा हैं, जो इसके फ़िक्री दायरे को वुसअत देते हैं। ज़ैल में उन ज़ैली मौज़ूआत पर तफ़सील से बहस की जा रही है ताकि इसके फ़िक्री ज़ावियों का मुकम्मल इहाता हो सके। नावल का एक अहम मौजू तन्हाई और इंसान की दाखिली नफ्सियाती तश्कील है। जज़ीरे पर रोबिन्सन की तवील तन्हाई महज जिस्मानी या मुआशरती कटाव नहीं बल्कि एक गहरे नफ्सियाती अमल का आगाज़ भी है। वो एक ऐसे वजूद में तब्दील होता है जो खारजी दुनिया के शोर और गौगा से टूटकर अपने बातिन से खुद को जोड़ता है। इब्तिदा में तन्हाई इसे वहशत में मुब्तला करती है, लेकिन बतदरीज वो खुद कलामी, खुद एहतिसाबी और तख्लीकी सरगर्मियों के ज़रिए एक नई ज़िंदगी को तश्कील देता है। ये इर्तकाई सफ़र जो खुद इन्हिसारी से खुद शिनासी तक जाता है, इंसानी शऊर की बालिदगी का मुताला पेश करता है। एक और अहम मौजू मजहबी बेदारी और तौबा का तसव्वुर है। रोबिन्सन करूसो का किरदार अपने दुनियावी अरमानों और मादी अज़ाइम के नतीजे में मुसीबत में मुब्तला होता है। तन्हाई में वो खुदा को याद करता है, अपने साबिका अमाल पर नादिम होता है और दुआ और इबादत के ज़रिए रूहानी सुकून हासिल करता है। ये तब्दीली वक्ती नहीं बल्कि इसकी शख्सियत में एक दायमी रुझान की सूरत इख्तियार कर लेती है। मज़हब न सिर्फ इसके ज़हनी सुकून का ज़रिया बनता है बल्कि इखलाकी रवैये और फ़ैसलों में भी बुनियादी किरदार अदा करता है। यूं ये नावल एक शख्सी मजहबी तजर्बे का भी बयानिया बन जाता है, जिसमें तवक्कल, शुक्रगुजारी और नजात जैसे तसव्वुरात अहमियत इख्तियार करते हैं। इल्म, मेहनत और अमल पर यकीन भी इस नावल का एक बामानी मौजू है। रोबिन्सन करूसो जज़ीरे पर किसी बैरूनी मदद के बगैर अपने इल्म, तजर्बे और इरादी क़ुव्वत के ज़रिए ज़िंदगी की नई बुनियाद रखता है। वो ज़िराअत करता है, जानवर पालता है, हुनर अपनाता है और फितरत से हम आहंग होकर एक मरबूत तमद्दुनी निज़ाम कायम करता है। ये सब कुछ बताता है कि इंसानी मेहनत और शऊर किस तरह नासाज़गार हालात में भी ज़िंदगी को मानी बख्श सकते हैं। ये अमल महज बका नहीं बल्कि तहज़ीब की एक नई तश्कील है, जो खुद मुख्तारी, अमली दानिश और साइंसी शऊर की बुनियाद पर कायम होती है। नावल रोबिन्सन करूसो में तहज़ीबी बरतरी और नस्ल प्रस्ती का बयानिया निहायत बारीक और तहदार अंदाज में पेश किया गया है। ये महज किरदारों के बाहमी ताल्लुक़ तक महदूद नहीं बल्कि पूरे नावल की फ़िक्री साख्त और बयानिया रवैये में पैवस्त है। डैनियल डीफो ने इस नावल में मग़रिबी यूरोपी तहज़ीब, ख़ुसूसन बरतानवी तमद्दुन की बालादस्ती पर मबनी अक़दार को मरकज़ी हैसियत दी है, जिनके मुताबिक सफ़ेद फ़ाम इंसान को ही तहज़ीब, इल्म व दानिश, मंतिक़ और मज़हब का वाहिद नुमाइंदा तसव्वुर किया जाता है। फ़राइडे के किरदार के ज़रिए ये रवैया न सिर्फ वाज़े होता है बल्कि इस पर मबनी नौआबादियाती नफ्सियात की गहरी अक्कासी भी की गई है। जब रोबिन्सन करूसो फ़राइडे को जज़ीरे पर ग़ुलामी से नजात दिलवाता है तो बज़ाहिर ये एक रहम दिल और इंसान दोस्त अमल मालूम होता है, लेकिन इसके पस पर्दा जो ज़हनियत कारफ़रमा है वो गहरे इस्तेमारी गुरूर की हामिल है। रोबिन्सन न सिर्फ फ़राइडे की जान बचाता है बल्कि इसे मुहज़्ज़ब बनाने का अमल शुरू करता है। वो इसे अपनी ज़ुबान सिखाता है, अपने अकायद अपनाने पर मजबूर करता है, इसे अपने तरीक़े से लिबास पहनने, मग़रिबी आदाब इख्तियार करने, हत्ता कि खुदा का अपना तसव्वुर इस पर लादने की कोशिश करता है। ये सब अमल एक ऐसे बयानिए की तश्कील करते हैं जिसमें मग़रिबी तहज़ीब को मायार कमाल और गैर मग़रिबी अक़वाम को तक़लीद के लायक इस्लाह तलब दिखाया गया है। ये बयानिया एक वसी तारीख़ी और नज़रियाती तनाज़ुर से भी मुंसलिक है, जिसे जदीद माबाद नौआबादियाती तनक़ीद में गैर यानी दूसरा की तश्कील कहा जाता है। फ़राइडे को दूसरा यानी गैर करार देकर उसकी इनफरादियत और सकाफ़ती शनाख्त को मिटा दिया जाता है।
वो खुद एक मुकम्मल फ़र्द नहीं बल्कि रॉबिन्सन की तौसी बन जाता है, एक ऐसा वजूद जिसकी शनाख्त रॉबिन्सन की ख्वाहिशात और तहज़ीबी अक़दार के ताबे कर दी जाती है। फ़राइडे का अपना कोई बयानिया नहीं, वो बोलता है तो रॉबिन्सन की ज़ुबान में, सोचता है तो रॉबिन्सन की फ़िक्र के मुताबिक, और जीता है तो रॉबिन्सन के ज़ेरे साया। यही वो मकाम है जहाँ रॉबिन्सन करूसो महज एक बका की दास्तान नहीं बल्कि मग़रिबी इस्तिमारियत की सकाफ़ती नफ्सियात का आईना बन जाता है। यही सोच यूरोपीय इस्तिमारी ताकतों ने अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमरीका में अपनाई, जहाँ मकामी अक़वाम की तहज़ीबों को वहशी, गैर मुहज़्ज़ब और पसमानदा करार देकर उन पर सियासी, माशी और सकाफ़ती तसल्लुत कायम किया गया। मौजूदा इल्मी तनक़ीद, ख़ुसूसन एडवर्ड सईद की शर्क़ शनासी में बयान किए गए नज़रियात रॉबिन्सन करूसो जैसे मतनों को इस्तिमारियत के इब्तिदाई सकाफ़ती मुज़ाहिर के तौर पर पढ़ते हैं। फ़राइडे की शख्सियत इसी नौआबादियाती बयानिए का मरकज़ है, जहाँ नजात के पर्दे में इताअत की तरबियत दी जाती है और महब्बत के नाम पर ग़ुलामी की मंजूरी ली जाती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि मग़रिबी अदब के बज़ाहिर मासूम बयानिए भी किस तरह नज़रियाती और सियासी मुफादात के लिए तारीख़ के धारे को मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। चुनांचे इस ज़ाविये से रॉबिन्सन करूसो का मुताला हमें न सिर्फ मग़रिब के तहज़ीबी घमंड पर गौर का मौका फ़राहम करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अदब किस तरह ताकत, शनाख्त और इक़्तिदार के बयानिए को तश्कील देता और मज़बूत करता है। यह मौजू आज के माबाद नौआबादियाती तनक़ीदी मुकालमे में निहायत अहमियत का हामिल है। रॉबिन्सन करूसो हिम्मत न हारने का सबक देता है और अपनी दुनिया अब पैदा करने की कहानी है। ये नावल हमें सिखाता है कि खुद पर यकीन और मुसलसल मेहनत का जज्बा इंसान को हर मुश्किल में न सिर्फ जिंदा रख सकता है बल्कि एक नई दुनिया भी आबाद कर सकता है। रॉबिन्सन करूसो एक ऐसे इंसान की दास्तान है जो तन्हाई, खौफ और गैर यकीनी हालात के समंदर में गिरा होता है। एक गैर आबाद जजीरे पर जब वो तन्हा के आलम में उठता है तो उसके पास न कोई सहारा होता है, न कोई समाजी ढांचा और न ही वो तमद्दुनी वसाइल जिन पर इंसान सदियों से इन्हिसार करता आया है। मगर वो मायूस होने या शिकस्त कबूल करने के बजाय अज़्म, तदबीर और मुसलसल कोशिश के ज़रिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को ढालता है। वो एक अजनबी ज़मीन पर अपने लिए न सिर्फ रहाइश का बंदोबस्त करता है बल्कि खुराक, लिबास, ज़राअत और हिफाजत जैसी तमाम बुनियादी ज़रूरियात को खुद से पूरा करता है। इसके लिए इसे वक्त, मेहनत और सलीक़े की ज़रूरत होती है, मगर वो हर कदम पर सीखता है, गिरता है और फिर संभलता है। मरकज़ी किरदार। मरकज़ी किरदार की हैसियत से रॉबिन्सन एक हमा जिहत पेचीदा और तहदार शख्सियत का हामिल किरदार है जो इब्तिदाई जदीद नावल की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करता है। वो न सिर्फ इनफरादी खुदी की नुमाइंदगी करता है बल्कि इस्तेमार, सरमायादाराना तरक्की, मजहब और इंसानी बका जैसे मौज़ूआत की अलामत भी बन जाता है। डैनियल डीफो ने इस किरदार को इस अंदाज में तश्कील दिया है कि वो एक तरफ तो मग़रिबी इंसान के उरूज, जुस्तजू, खुद इन्हिसारी और फितरत पर काबू पाने के रुझान की अक्कासी करता है और दूसरी जानिब तन्हाई, खौफ, गुनाह और तौबा जैसे बातनी कशमकश से भी दो चार दिखाई देता है। रॉबिन्सन का सफ़र एक मुहिम जो नौजवान की नाफरमानी से शुरू होता है, जो वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ समंदरी सफ़र इख्तियार करता है। इसका ये अमल महज जुग़राफ़ियाई नहीं बल्कि रूहानी, नफ्सियाती और तहज़ीबी सफ़र में बदल जाता है। वो हादसाती तौर पर एक वीरान जजीरे पर तन्हा पहुंचता है जहां वो सिर्फ जिस्मानी बका ही नहीं बल्कि ज़हनी और रूहानी इर्तिका के अमल से भी गुजरता है। जजीरे पर उसकी ज़िंदगी एक तरह का तहज़ीबी तजर्बा बन जाती है जहां वो फितरत को काबू में लाता है, अपनी ज़रूरियात पूरी करता है और वक्त के साथ एक ऐसा निज़ामी हयात कायम करता है जो एक लिहाज से यूरोपी तहज़ीब की अलामती तश्कील है। रॉबिन्सन के किरदार में ये तज़ाद नुमायाँ है कि एक तरफ वो फ़र्द की हैसियत से अपनी दाखिली सलाहियतों पर इन्हिसार करते हुए ज़िंदा रहता है, जबकि दूसरी तरफ इसकी सोच और अमल में यूरोपी नौआबादियाती ज़हनियत का अक्स नज़र आता है, ख़ास तौर पर जब वो जजीरे में फ़राइडे जैसे मकामी बाशिंदे के साथ आका और ग़ुलाम का रिश्ता कायम करता है। इससे ज़ाहिर होता है कि रॉबिन्सन का किरदार महज बका का मॉडल नहीं बल्कि इस दौर के साम्राज्य और तहज़ीबी बयानिए का नुमाइंदा भी है। रॉबिन्सन का ताल्लुक़ ईसाई अखलाकियात से भी गहरा है। वो जजीरे पर तन्हाई और मुसीबत को अपने इब्तिदाई गुनाह यानी वालिदैन की नाफरमानी की पादाश में दी गई सज़ा समझता है और रफ्ता रफ्ता तौबा और मजहबी शऊर की तरफ माइल होता है। यूं उसका किरदार रूहानी तजर्बे के मरहले से भी गुजरता है जहां वो मुक़द्दस किताब के मुताले से तस्कीन हासिल करता है और खुदा की मर्ज़ी पर कनात करना सीखता है।
ایک علامتی کردار کی حیثیت سے روبنسن کروسو مغربی انسان کی اس خواہش کا مظہر ہے کہ وہ دنیا کو قابو میں لائے، فطرت پر تسلط قائم کرے اور خود کو اپنے اعمال کا مرکز و محور سمجھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان جو ڈان کی خوتی کی شکل میں خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں اپنی جگہ کی تلاش کرنے نکلا تھا، وہی انسان اب روبنسن کروسو کی شکل میں اپنی دنیا اب تعمیر کرنے کے لیے چل نکلا ہے۔ دیگر کردار روبنسن کروسو اپنی حیثیت میں ون مین شو کی طرز پر لکھا گیا ہے، جس میں روبنسن کا کردار ہی پورے بیانیے پر حاوی ہے اور اس میں دوسرے کردار کوئی عمل دخل نہیں رکھتے۔ اہم جن کرداروں کا تھوڑا بہت ذکر ہوتا ہے وہ بیانیے کے مخصوص تناظرات کو واضح کرتے ہیں۔ ان کرداروں کی تحلیل ہمیں ناول کی گہرائی، اس کے استعماری مذہبی اور سماجی پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ فرائیڈے ناول کا سب سے اہم ثانوی کردار ہے جو روبنسن کے جزیرے پر زندگی گزارتے وقت متعارف ہوتا ہے۔ وہ ایک مقامی وحشی کے طور پر سامنے آتا ہے جسے روبنسن موت کے منہ سے بچاتا ہے اور پھر اسے اپنا خادم بنا لیتا ہے۔ فرائیڈے کا کردار سطحی طور پر ایک وفادار، خدمت گزار اور شکرگزار غلام کی مانند پیش کیا گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کردار کو استعماریت کے زاویے سے دیکھیں تو وہ مغربی استعمار کے ہاتھوں مقامی آبادیوں کی محکومی، تہذیبی الحاق اور شناختی تحلیل کی نمائندہ علامت بن جاتا ہے۔ روبنسن کی طرف سے فرائیڈے کو تہذیب سکھانے کا عمل دراصل ایک سامراجی عمل ہے جس میں مقامی انسان کی شناخت کو مسخ کر کے اسے مغربی اقدار کا تابع بنایا جاتا ہے۔ فرائیڈے کی زبان، مذہب، عادات اور حتیٰ کہ اس کی فکر تک روبنسن کے زیر اثر تبدیل ہو جاتی ہے۔ فرائیڈے کا وجود روبنسن کے تنہا بیانیے کو ایک سنویت فراہم کرتا ہے اور اس کی موجودگی کے باعث روبنسن کا کردار ایک مطلق حاکم کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہاں ہم پر لازم ہے کہ جے ایم کوٹسی کے ناول فو کا تذکرہ کریں۔ یہ ناول روبنسن کروسو کے جواب میں مابعد نوآبادیاتی بیانیے کے طور پر لکھا گیا ہے۔ اس ناول کا عنوان کئی حوالوں سے معنی خیز ہے۔ سب سے پہلے یہ ڈینیل ڈیفو کے اصل پیدائشی نام فو سے لیا گیا ہے۔ کوٹسی بتانا چاہتے ہیں کہ اصل چہرہ، اصلیت اور چھپائی گئی سچائیاں ہمیشہ واپس آتی ہیں، چاہے انہیں کتنا بھی چھپایا جائے۔ دوسرا یہ کہ ڈیفو نے اپنے نام فو یعنی دشمن کو ڈیفو یعنی غیر دشمن کر دیا تھا، لیکن کوٹسی نے یہ عنوان رکھ کے بتایا کہ نوآبادیاتی ذہن اب اپنے دشمن کو پہچانتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی ڈیفو ہو جائے۔ اس ناول کی کہانی دلچسپ ہے۔ اسے کوٹسی نے اس تناظر میں لکھا کہ روبنسن کروسو میں مقامی کردار یعنی فرائیڈے کو بولنے ہی نہ دیا گیا تھا، اسی طرح جیسے کلب ظلمات میں جوزف کانروڈ نے مقامی فرد کو گویائی عطا نہیں کی تھی۔ دوسرے، روبنسن کروسو میں عورت کا کردار نہیں ہے، تو کوٹسی نے ان دونوں کو ہی اپنی تحریر کا نمائندہ بنایا۔ فو کی کہانی ایک عورت سوسن بارٹن کی زبانی بیان کی گئی ہے جو ایک اجنبی جزیرے پر بہ جاتی ہے اور وہاں روبنسن کروسو اور اس کے خادم فرائیڈے سے ملتی ہے، لیکن اس بار منظر بدل گیا ہے۔ سوسن ایک عورت ہے، وہ مہمان نہیں بلکہ روبنسن کی طرح ہی خود اپنی بقا کی جنگ لڑنے والی عورت ہے، اور فرائیڈے جو ڈیفو کے ناول میں محض ایک مطیع غلام تھا، یہاں ایک خاموش شخص ہے جس کی زبان کاٹ دی گئی ہے۔ یہ خاموشی علامتی حیثیت میں سامراج کی طرف سے مسلط کردہ خاموشی ہے جو مقامی لوگوں سے ان کی کہانیاں، شناخت اور زبان چھین لیتی ہے۔ کوٹسی اس رویے پر سوال اٹھاتا ہے کہ کہانی کون لکھتا ہے، سچائی کس کی ہوتی ہے، اور جو بول نہیں سکتے ان کی تاریخ کون بیان کرے گا۔ اس لحاظ سے کوٹسی کا ناول فرائیڈے کے کردار کا مقدمہ ادب کی عدالت میں پیش کرتا ہے، جس کو اس کے پس منظر کی وجہ سے ماتحت بنا لیا گیا اور اس کو انفرادی شناخت دینے کی کوشش ہی نہ کی گئی۔ یعنی یہی سمجھا گیا کہ مقامی لوگوں کی کوئی شخصیت ہوتی ہی نہیں جس پر توجہ دی جائے، ان کا کام صرف آقا کے احکامات قبول کرنا اور ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ وہ نہ صرف روبنسن کروسو کی تنقیدی بازگشت ہے بلکہ وہ نوآبادیاتی بیانیے کی بنیادی ساخت پر ایک ادبی اعتراض ہے۔ یہ ناول قاری کو مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ کون سے لوگوں کی آوازیں چھین لی گئیں اور تاریخ میں کس کو نمایاں کیا گیا۔ کوٹسی کے اس کام نے فرائیڈے کو روشنی میں لا کر نوآبادیاتی ذہنیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ فرائیڈے کے بعد دوسرا انسانی کردار روبنسن کے والد کا ہے۔ یہ کردار اگرچہ عملی طور پر کہانی میں بہت کم ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کی موجودگی روبنسن کے ابتدائی نفسیاتی پس منظر اور معاشرتی کشمکش کی علامت کے طور پر نہایت اہم ہے۔ وہ روبنسن کو درمیانی راہ اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہے، یعنی زندگی میں افراط و تفریط سے بچنے کی۔
मगर रॉबिन्सन इस मशवरे को नज़र अंदाज करके मुहिम जोई और खुद इख्तियारी का रास्ता इख्तियार करता है। वालिद का ये किरदार दरअसल अक़लियत, तजर्बे और समाजी तवाज़ुन का नुमाइंदा है, जबकि रॉबिन्सन इसके बरक्स जज्बा ज़िद और ज़ाती आज़ादी की अलामत बनता है। रॉबिन्सन की जजीरे पर तन्हाई इसी नाफरमानी की अलामती सज़ा बनकर सामने आती है, और नावल के दौरान रॉबिन्सन कई बार अपने वालिद की बातों पर पछतावे का इजहार करता है। कप्तान का किरदार, जो रॉबिन्सन को जजीरे से निजात दिलाता है, तहजीबी और तमद्दुनी इस्तेहकाम और समाजी निज़ाम की अलामत के तौर पर सामने आता है। वो एक ऐसा फ़र्द है जो नज़्म, क़ियादत और इंसाफ के उसूलों पर अमल करता है, और रॉबिन्सन के बरक्स इज्तिमाई ज़िंदगी का नुमाइंदा बनता है। जब वो अपने बागी अमले के खिलाफ कार्रवाई करता है तो रॉबिन्सन इसकी मदद करता है, और यूं दोनों मिलकर जजीरे पर एक नया निज़ाम कायम करते हैं। ये किरदार नावल में रॉबिन्सन के इनफरादी सफ़र के बाद इसकी वापसी को समाजी दायरे में बहाल करने की अलामत बनता है। कप्तान के ज़रिए नावल का बयानिया इस तसव्वुर की तरफ माइल होता है कि मग़रिबी दुनिया का नज़्म व ज़ब्त और उसका तमद्दुनी ढांचा दरअसल इंसान की नजात व फलाह की ज़ामिन क़ुव्वतें हैं। फ़राइडे का बाप भी मुख्तसर लेकिन अलामती अहमियत का हामिल किरदार है। रॉबिन्सन जब फ़राइडे के वालिद को वहशियों के कब्ज़े से बचाता है तो वो भी रॉबिन्सन का शुक्रगुजार होकर इसी निज़ामी ताबेदारी का हिस्सा बन जाता है जिसमें रॉबिन्सन की हैसियत आका जैसी है। इस किरदार के ज़रिए मुसन्निफ़ ये दिखाता है कि किस तरह मकामी आबादी न सिर्फ मग़रिबी बालादस्ती को कबूल करती है बल्कि इस पर खुश भी होती है। ये किरदार इस्तिमारियत की इस तसव्वुराती दुनिया का हिस्सा है जहाँ महकूम तबका अपनी महकूमी को न सिर्फ तकदीर का हिस्सा समझता है बल्कि इस पर मुतमईन भी नज़र आता है, गोया उनकी तहज़ीब और इस्लाह मग़रिब ही के ज़रिए मुमकिन है। उन किरदारों की साख्त ज़ुबान और अफ़ाल हमें बताते हैं कि डैनियल डीफो का ये नावल महज एक शख्स की मुहिम जोई की दास्तान नहीं बल्कि इस वक्त की मग़रिबी दुनिया के फ़िक्री और तहज़ीबी बयानिए का अक्कास है। हर किरदार एक ख़ास इंसानी तसव्वुर, निज़ामी हयात और साम्राजी नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करता है, जिसे एक तजर्बाकार कारी और मुहक्किक तहज़ीबी और नज़रियाती तनकीद के तनाज़ुर में बखूबी समझ सकता है। नावल की फ़नी खुसूसियात। रॉबिन्सन करूसो एक ऐसी अदबी काविश है जो जदीद नावल की साख्त, उसलूब और फ़िक्री जिहाद की बुनियाद फराहम करती है। इस नावल में फ़नी एतबार से जो अनासिर कारफरमा हैं वो अपने वक्त की नसर निगारी की रवायत से अलग एक नए बयानिया और फ़िक्री नज़्म की नुमाइंदगी करते हैं। इसका प्लाट, किरदार निगारी, उसलूब, मुकालमा, मंजर निगारी, अलामत निगारी, साख्त और तकनीक सब मिलकर इसे न सिर्फ अदबी रवायत में मुनफरिद बनाते हैं बल्कि कारी के शऊर पर गहरे असरात मुरत्तब करते हैं। रॉबिन्सन करूसो की साख्त को रिवायती बयानिया फ़िक्शन की बुनियाद पर समझा जा सकता है जिसमें प्लाट की तरक्की, किरदार की नफसियाती तश्कील और ज़मानी तसलसल नुमायाँ है। प्लाट के एतबार से ये नावल एक मुसलसल पेशरफ्त रखने वाला बयानिया है जो किसी रिवायती दास्तान की तरह ज़मानी वक्फ़ों या मावराई अनासिर पर इन्हिसार नहीं करता बल्कि एक मंतिकी, हकीकत पसंदाना तसलसल के साथ आगे बढ़ता है। कहानी रॉबिन्सन की ज़ाती नाफरमानी, समाजी इनक़ता, फ़ितरत से कशमकश और फिर तदरीजी फ़िक्री और रूहानी इर्तिक़ा को तरतीबवार अंदाज में पेश करती है। प्लाट का तसलसल कारी को एक तजर्बाती फ़िज़ा में ले जाता है जहाँ जजीरे पर गुजारा जाने वाला हर लम्हा ज़िंदगी और तहज़ीब के एक नए तसव्वुर को जन्म देता है। इस तरह प्लाट न सिर्फ रॉबिन्सन की खारजी मुहिम जोई है बल्कि इसकी दाखिली तश्कील का बयानिया भी है। किरदार निगारी के हवाले से डीफो ने अपने ज़माने के रिवायती मिसाली किरदारों के बरक्स हकीकी इंसानी और अमली किरदार तख्लीक किए हैं। रॉबिन्सन का मरकज़ी किरदार तज़ादात से भरा हुआ है। वो खुद गरज भी है, दीनदार भी, ज़हीन भी और नौआबादियाती ज़हनियत का हामिल भी। वो न सिर्फ अपनी बका की जिदोजहद करता है बल्कि खुद को फ़ितरत, खुदा और समाजी साख्त के नए तसव्वुर में ढालता है। फ़राइडे, कप्तान और उसके बाप जैसे किरदार महज सानवी नहीं बल्कि रॉबिन्सन के किरदार की तफ़हीम और उसके माबादल तबीआती सवालात को वाज़े करने के वसीले बनते हैं। उन किरदारों के ज़रिए इंसानी समाज, ग़ुलामी, आज़ादी, सकाफ़ती तसादुम और तहज़ीबी तफ़व्वुक़ जैसे मौज़ूआत फ़नी अंदाज में पेश किए गए हैं। ज़ुबान और उसलूब के हवाले से डीफो का तर्ज़े तहरीर सादा, रवां और हकीकत पसंदाना है, मगर इस सादगी में फ़िक्री गहराई, फ़लसफ़ियाना ज़ेरी लहरें और बयानिए की शिद्दत नुमायाँ है। इस नावल में ज़ुबान को किसी शायराना लफ़ाज़ी असनाए बदाए का सहारा नहीं दिया गया बल्कि हकीकत से करीब तर और मुशाहदाती उसलूब अपनाया गया है जो कि नावल की सच्चाई और कारी के एतमाद को बढ़ाता है।
راوی کی حیثیت سے رابنسن کی زبان نہایت ذاتی تجرباتی اور فکری ہے جو قاری کو اس کے ذہن اور ضمیر کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اسلوب کی یہ سادگی اس کے اندرونی تناؤ اور فکری شدت سے متوازن ہوتی ہے، جس کے باعث قاری محض ایک تماشائی نہیں بلکہ ایک شریک احساس بن جاتا ہے۔ مکالمے اس ناول میں نسبتاً محدود ہیں، لیکن جہاں جہاں استعمال ہوئے ہیں وہ کرداروں کی داخلی کیفیت، طبقاتی تعلق اور طاقت کے توازن کو واضح کرتے ہیں۔ رابنسن اور فرائیڈے کے درمیان مکالمات صرف لسانی تبادلے نہیں بلکہ وہ تہذیبی اور نظریاتی تعلیم و تربیت کے مظہر بھی ہیں۔ ان مکالمات کے ذریعے نہ صرف رابنسن کی سامراجی سوچ بلکہ فرائیڈے کی محکوم فطرت اور اطاعت شعاری بھی نمایاں ہوتی ہے، جو اس دور کے مغربی استعماری بیانیے کو بے نقاب کرتی ہے۔ منظر نگاری اور فضا کی تشکیل میں ڈیفو نے فطرت کو محض پس منظر کے طور پر استعمال نہیں کیا بلکہ وہ خود کہانی کا ایک متحرک عنصر بن جاتی ہے۔ ویران جزیرہ رابنسن کے لیے ایک خارجی قید بھی ہے اور داخلی آزادی کا موقع بھی۔ جنگل، دریا، پہاڑ، جانور اور موسم سب اس کی بقا اور شعور کی آزمائش کرتے ہیں۔ اس منظر نگاری میں فطرت کا تصور ایک دیو مالائی جمال نہیں بلکہ ایک زندہ غیر جانبدار قوت کے طور پر سامنے آتی ہے، جسے رابنسن قابو میں لاتا ہے اور اسی میں اپنی تہذیب کی بنیاد رکھتا ہے۔ علامت نگاری کے حوالے سے رابنسن کروسو ایک علامتی مت کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ جزیرہ، فطرت، فرائیڈے، رابنسن کی کشتیاں، اس کا قلعہ اور بائبل، یہ سب عناصر علامتی پرتیں رکھتے ہیں۔ جزیرہ دنیا کی علامت بن جاتا ہے جہاں انسان کو اپنے وسائل، عقیدے اور علم کے ذریعے بقا کی جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ رابنسن خود ایک تہذیبی علامت ہے جو فطرت کی تسخیر، ایمان کی بازیافت اور سماجی نظام کی تشکیل کا مظہر بنتا ہے۔ فرائیڈے مغربی سامراج کے لیے غیر مہذب انسان کی علامت ہے جسے قابو میں لانا اور مہذب بنانا ناگزیر سمجھا گیا۔ کروسو کی ڈائری عرفان، شعور اور خود احتسابی کی علامت ہے جس میں وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے جیسے کوئی فرد اپنا اخلاقی اور روحانی محاسبہ کرے۔ اسی طرح بائبل کا مطالعہ انسان کی روحانی بیداری اور توبہ کی علامت بن جاتا ہے۔ ساخت اور تکنیک کے لحاظ سے یہ ناول خود نوشت کی طرز پر لکھا گیا ہے جو بیانیے کو نہایت ذاتی اور سچائی سے قریب تر بنا دیتا ہے۔ واقعات کی ترتیب میں زمانی تسلسل ہے اور کوئی فنی پیچیدگی یا رمزیت نہیں، لیکن یہی سادگی ایک فکری گہرائی اور ساختی وحدت پیدا کرتی ہے۔ رابنسن کی ڈائری نما تحریریں اور اس کا تجرباتی انداز ایک نئی تکنیکی روایت کا آغاز کرتے ہیں جس نے بعد ازاں جدید ناول کی ساخت پر اثر ڈالا۔ مندرجہ بالا جائزے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رابنسن کروسو فنی لحاظ سے ایک باکمال ناول ہے۔ پلاٹ روان زبان، سادہ کردار نگاری، حقیقی مکالمے، فطری اور منظر نگاری فطرت سے قریب تر ہے۔ خاص طور پر کروسو کا کردار مکمل طور پر ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے جو قاری کو خود احتسابی اور استقلال کا درس دیتا ہے۔ یوں یہ کہانی صرف ایک انسان کی جہد للبقا کی حکایت نہیں بلکہ فنی لحاظ سے ناول کی صنف کے تمام لوازمات پورے بھی کرتی ہے اور ناول کی صنف کو ادب کی دنیا میں پورے وقار کے ساتھ داخل ہونے کی قوت بھی دیتی ہے۔ تنقیدی نظریات کی روشنی میں ناول رابنسن کروسو کو مختلف تنقیدی نظریات کی روشنی میں پرکھا جائے تو یہ کئی سطحوں پر اپنے عہد ذہنیت اور انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ محض ایک مہم جو فرد کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا فکری و تہذیبی ٹیکسٹ ہے جس میں استعمار، شناخت، مذہب، جنس، طبقہ اور فرد کا باطنی و خارجی رشتہ ایک متحرک مکالمے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان تنقیدی زاویوں کے ذریعے اس ناول کی گہرائی اور تہداری کا بہتر شعور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نوآبادیاتی تنقید کے تحت دیکھا جائے تو رابنسن کروسو ایک واضح سامراجی متن ہے جو یورپی نوآبادیاتی ذہنیت کا نمائندہ بیانیہ پیش کرتا ہے۔ رابنسن ایک اجنبی غیرآباد جزیرے پر پہنچ کر اسے اپنے علم، محنت اور نظم کے ذریعے تہذیب میں ڈھالتا ہے۔ وہ نہ صرف فطرت پر قابو پاتا ہے بلکہ مقامی باشندوں پر بھی اپنی برتری قائم کرتا ہے۔ خاص طور پر فرائیڈے کے ساتھ اس کا رویہ استعماری نظام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ اسے غلام بناتا ہے، اس کی زبان بدلتا ہے، مذہب سکھاتا ہے اور بالآخر اسے اپنے زیر فرمان فرد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ پورا عمل نوآبادیاتی ذہنیت کی علامت ہے جہاں مغربی انسان خود کو مہذب اور باقی دنیا کو وحشی قرار دے کر قابض ہونے کا جواز پیدا کرتا ہے۔ وجودی تنقید کی روشنی میں رابنسن کا کردار ایک ایسے فرد کی نمائندگی کرتا ہے جو کائنات میں اپنی انفرادیت، خودی اور مقصد کو خود تشکیل دیتا ہے۔ وہ نہ صرف دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے بلکہ تمام تر فیصلے خود کرتا ہے اور اپنی تقدیر کا ذمہ دار بھی خود ہوتا ہے۔
जजीरे पर उसका हर अमल हर फैसला एक इनफरादी खुदी की तश्कील का हिस्सा है जिसमें वो किसी खारजी इक़्तिदार या इज्तिमाई निज़ाम का पाबंद नहीं। वो खुद ही खालिक है, खुद ही कानून साज और खुद ही मुहाफ़िज़। ये रवैया इस वजूदी फ़लसफ़े का मज़हर है जिसमें फ़र्द कायनात की बेमानवेत के बावजूद अपनी मानवेत खुद पैदा करता है। नफ्सियाती तनकीद के मुताबिक रॉबिन्सन का किरदार एक गहरे लाशूरी तज़ाद का शिकार है। इसका अपने वालिद से इख्तिलाफ, माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सफ़र करना और फिर तन्हाई में अपने माज़ी पर नदामत और मज़हब की तरफ रुजू, ये सब लाशूरी सतह पर उसकी अंदरूनी कश्मकश और ज़ात के बहरान को ज़ाहिर करते हैं। जज़ीरे पर उसकी सरगर्मियाँ दरअसल इसकी शख्सियत की नई तामीर हैं, गोया वो अपने बिखरे हुए वजूद को दोबारा मुरत्तब कर रहा हो। फ़राइडे के साथ इसका ताल्लुक भी एक नफ्सियाती बर्तरी के एहसास और ताकत के लज़्ज़त अंगेज़ तजर्बे की अलामत बन जाता है जो इसके अंदरूनी अदम तहफ़्फ़ुज़ को तस्कीन पहुँचाता है। समाजी तनकीद के तनाज़ुर में ये नावल सरमायादाराना निज़ाम की इब्तिदाई अक़दार को पेश करता है। रॉबिन्सन का जज़ीरे पर एक मुनज़्ज़म मुफ़ाद परिस्ताना और पैदावारी निज़ाम कायम करना इसके अंदर मौजूद एक सरमायादार फ़र्द की नुमाइंदगी करता है। वो न सिर्फ खुद कफ़ील मईशत की बुनियाद रखता है बल्कि मेहनत, वक्त की तक़सीम, मलकियत और मुहासबे जैसे अनासिर के ज़रिए एक मुकम्मल समाजी ढांचा तश्कील देता है। वो जज़ीरे को एक छोटी रियासत में बदल देता है जहां वो खुद हाकिम, मज़दूर, मुबल्लिग़ और मुहाफ़िज़ होता है। यूं नावल इस निज़ाम की इब्तिदाई तमसील बन जाता है जिसमें फ़र्द ही सरमायादार और फ़र्द ही मज़दूर है। तानीसी तनकीद के हवाले से नावल में औरत की अदम मौजूदगी काबिल गौर है। कहानी मुकम्मल तौर पर मर्दाना तजर्बे, ताकत, तसल्लुत और खुद कफ़ालत के गिर्द घूमती है। औरत का किरदार मौजूद ही नहीं और यही अदम मौजूदगी निस्वानी नुक्ता नज़र के इखराज की अलामत बनती है। और ये इखराज खुद इस अहद की जिन्स परस्ती और मर्द महवर फ़िक्री तरतीब की अलामत बन जाता है जहां इंसान सिर्फ मर्द के तसव्वुर में मुतय्यन होता है। सक़ाफ़ती तनकीद के जदीद ज़ाविये, बिलख़ुसूस आलमगीरियत और सक़ाफ़ती हिजरत के तनाज़ुर में रॉबिन्सन करूसो एक ऐसा अलामती किरदार बन जाता है जो शनाख्त की हिजरत से गुज़रता है। वो एक सक़ाफ़त से निकल कर दूसरी फ़िज़ा में आता है और वहाँ अपनी नई शनाख्त कायम करता है जो अगरचे इस्तेमारी ताकत पर मबनी है लेकिन साथ ही इसे अपने असल से कटने और अजनबियत के तजर्बे से भी गुजारती है। आज के अहद में जब दुनिया एक दूसरे से करीब मगर तहज़ीबी तौर पर मुनक़सम है, रॉबिन्सन का तजर्बा इस कश्मकश की अलामत ठहरता है जहां फ़र्द तहज़ीबी वहदत के नाम पर दूसरे की शनाख्त को दबाता भी है और ख़ुद अजनबी भी बनता है। माहौलियाती तनकीद के ज़ाविये से रॉबिन्सन की जज़ीरे पर मौजूदगी फ़ितरत के साथ इंसान के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। वो फ़ितरत को अपनी मलकियत, खिदमतगार और मादी मुफाद के वसीले के तौर पर देखता है। ये रवैया जदीद माहौलियाती बहरान की बुनियाद है जहां इंसानी तसल्लुत पसंदी ने फ़ितरी तवाज़ुन को बर्बाद कर दिया। रॉबिन्सन का किरदार इस मुरव्वजा सोच का नुमाइंदा है जो फ़ितरत को इस्तेमाल की शय समझती है और इसी सोच ने सरमायादाराना तरक्की के साथ साथ माहौलियात को भी नुकसान पहुंचाया। आखिर में हयातियाती सियासत यानी बायो पॉलिटिक्स के जदीद फ़िक्री दायरे में रॉबिन्सन करूसो इंसानी जिस्म, मेहनत, वक्त और समाजी नज़्म को इस तरह मुनज़्ज़म करता है कि इसका वजूद एक खुद मुख्तार इदारा बन जाता है जो हर सतह पर ज़िंदगी को कंट्रोल और वज़ा करता है। इसका क़ला, वक्त की तंजीम, पैदावार, ग़ुलामी और मजहबी तरबियत, ये सब हयातियाती ताकत के वो पहलू हैं जिनके ज़रिए फ़र्द को समाजी नज़्म में ज़म और काबू में रखा जाता है। इन तमाम तनकीदी ज़ावियों के तनाज़ुर में ये कहा जा सकता है कि रॉबिन्सन करूसो महज एक फ़र्द की बका की कहानी नहीं बल्कि मग़रिबी तहज़ीब, इंसानी खुदी और ताकत की साख्त पर एक फ़िक्री मुकालमा है जिसकी तहीं आज भी फ़िक्री मुकाशिफ़ी के लिए खिली है। मज़ीद ये कि इसकी जदीद तर इतलाक़ी बाज़ख़ानी हमें इस बात का शऊर देती है कि क्लासिकी टेक्स्ट किसी एक ज़माने आबियानिये तक महदूद नहीं होते बल्कि हर अहद में अपनी नई मनवियत, नए सवालात और नए फ़िक्री तनाज़ुर के साथ उभरते रहते हैं। इस नावल की यही लचक और तहदारी इसे हमेशा के लिए ज़िंदा रखती है। रॉबिन्सन करूसो का हई बिन यक़्तान से मवाजना। आज के नावल का मवाजना हम किसी यूरोपी नावल से नहीं बल्कि रॉबिन्सन करूसो से 500 साल पहले लिखी गई एक अरबी मुसन्निफ़ इब्न तुफ़ैल की किताब हई बिन यक़्तान से करेंगे। उन दोनों किताबों में इंतहा दर्जे की ज़ाहिरी मुमासलत पाई जाती है। रॉबिन्सन करूसो 1719 में शाये हुआ जबकि हई बिन यक़्तान 12वीं सदी में शाये हुआ था।
ये बज़ाहिर दो मुख्तलिफ तहज़ीबी, जुग़राफ़ियाई और फ़िक्री सियाक़ व सबाक़ में तहरीर किए गए टेक्स्ट हैं, लेकिन उनके बुनियादी मौज़ूआत में एक गहरी फ़िक्री हम आहंगी मौजूद है। इंसान, फ़ितरत, अक़ल, तजर्बा और खुदा की तलाश। दोनों टेक्स्ट तन्हा फ़र्द को मुताला का मरकज़ बनाते हैं, जो किसी जज़ीरे पर तन्हाई में बसरान करता है और इस तन्हाई में ज़िंदगी, इल्म और हक़ीक़त की जुस्तजू करता है। ताहम उन दोनों किरदारों के फ़िक्री सफ़र और मुसन्निफ़ीन के मकासद में नुमायाँ फ़र्क पाया जाता है। हई बिन यक़्तान का मरकज़ी किरदार पैदाइश से लेकर जवानी तक एक वीरान जज़ीरे में बग़ैर किसी इंसानी राब्ते के परवरिश पाता है। वो सिर्फ़ फ़ितरत, मुशाहदे और अक़ल के ज़रिए कायनात के उसूलों को दरियाफ़्त करता है, हत्ता कि ख़ालिक़ के वजूद तक जा पहुँचता है। इस नावल में अक़ल महज़ को बुनियाद बनाकर सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश की गई है। ये टेक्स्ट एक फ़लसफ़ियाना तमसील है जो तसव्वुफ़ और इब्ने सीना की फ़िक्र की नुमाइंदगी करता है। हई बिन यक़्तान की जुस्तजू तजरिबे और तजरीदी इस्तिदलाल के ज़रिए एक रूहानी इर्तिक़ा की नुमाइंदगी करती है। इसके बरक्स रॉबिन्सन करूसो का किरदार एक समाजी, सियासी और माशी निज़ाम का नुमाइंदा है। वो जहाज़ के हादसे के बाद एक जज़ीरे पर तन्हा रहने पर मजबूर होता है, लेकिन वो तन्हाई को एक नौआबादियाती तजर्बे में बदल देता है। करूसो फ़ितरत को तस्ख़ीर करने और इसे अपने काबू में लाने की कोशिश करता है। इसका अमल फ़ितरत से हम आहंग होने के बजाय फ़ितरत को तहज़ीब देने की एक कोशिश है। ये अंदाज़ मग़रिबी इस्तेमारी नफ्सियात की अक्कासी करता है, जहाँ फ़र्द अपनी तकनीकी महारत, मजहबी नज़रियात और समाजी बालादस्ती के साथ किसी गैर मानूस दुनिया पर अपनी बालादस्ती कायम करता है। हई बिन यक़्तान और रॉबिन्सन करूसो दोनों मजहबी शऊर से आशना होते हैं, लेकिन उनका अंदाज़े ताबीर यकसर मुख्तलिफ है। हई बिन यक़्तान वही से बेनियाज होकर महज फ़ितरी मुशाहिदा और अक़ल की मदद से खुदा तक रसाई हासिल करता है, जबकि करूसो के मजहबी रुझानात ज़्यादातर नदामत, बाइबल की तिलावत और ज़ाती गुनाहों के कफ़ारे पर मबनी है। इसके यहाँ मज़हब एक तरह की इख़लाक़ी तलक़ीन और नफ्सियाती सुकून का ज़रिया है, लेकिन ये किसी मावराई इरफ़ान में तब्दील नहीं होता जैसा कि हई बिन यक़्तान में है। ज़ुबान व बयान और उसलूब के हवाले से भी दोनों मुसन्निफ़ीन में वाज़ेह फ़र्क है। हई बिन यक़्तान का उसलूब फ़लसफ़ियाना तमसील के अनासिर से भरपूर है, जहाँ कहानी का मकसद एक नज़रिए की वज़ाहत है। इसका अंदाज़ बयानिया से ज़्यादा इस्तदलाली है। डीफो का उसलूब हकीकत निगारी से करीबतर है और उसका मकसद एक मुतवस्सित तबके के फ़र्द की खुदी मेहनत और अक़ली क़ुव्वत के ज़रिए बका की जिदोजहद को उजागर करना है। इसकी ज़ुबान सादा तिजारती अखलाक़ियात की हामिल और ईसाई अक़दार से ममलू है। एक और अहम फ़र्क दोनों किरदारों के ज़मानी और तहज़ीबी शऊर में पाया जाता है। हई बिन यक़्तान का सफ़र एक बातनी सलूक है, जिसमें इसे बिलाखिर इंसानी मुआशरे की हुदूद व क़यूद का इदराक होता है और वो ये जानता है कि हर फ़र्द इस दर्जे की हकीकत को नहीं पा सकता, लिहाजा वो खुद किनारा कर जाता है। बरक्स इसके, करूसो आखिरकार वापस समाज में आ जाता है और न सिर्फ वापस आता है, बल्कि अपनी मलकियत, सरमाए और समाजी हैसियत को बरकरार रखते हुए कामयाबी की एक सरमायादाराना अलामत बन जाता है। उन दोनों मतनों की माबादल तबीयाती प्रतें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हई बिन यक़्तान के यहाँ वजूद और हकीकत का मंबा तजर्बे से मावरा एक सच्चाई है, जबकि डीफो के यहाँ हकीकत ज़्यादातर मादी और ज़ाहिरी दुनिया से वाबस्ता है। एक तरफ रूहानियत, दूसरी तरफ सरमायादारी और इस्तेमारी ज़हनियत, एक तरफ वहदत अल वजूद, दूसरी तरफ फ़र्द की खुद मुख्तारी। यहाँ ये कहा जा सकता है कि हई बिन यक़्तान एक आलमगीर, मावराई और रूहानी तजस्सुस की नुमाइंदगी करता है, जबकि रॉबिन्सन करूसो एक ख़ास तारीख़ी लम्हे की पैदावार है, जिसमें नौआबादियाती नज़रिया, सनती तरक्की और फ़र्द की बालादस्ती जैसे तसव्वुरात ग़ालिब हैं। उन दोनों मतनों का तकाबुली मुताला न सिर्फ मशरिक़ व मग़रिब की फ़िक्री रवायात को समझने में मदद देता है, बल्कि इंसानी इल्म, वजूद और नजात जैसे बड़े सवालात पर मुख्तलिफ तहज़ीबों के रद्द-ए-अमल को भी मुनकशिफ करता है। हई बिन यक़्तान और रॉबिन्सन करूसो का मवाजना करते हुए अगर उन दोनों मतनों के नावल की सिन्फ़ से क़ुर्ब या दूरी को परखा जाए तो वाज़ेह फ़र्क सामने आता है। ये दोनों कहानियाँ बज़ाहिर तन्हाई, फ़ितरत और खुद आगही जैसे मौज़ूआत पर मुश्तमिल हैं, लेकिन उनके बयानी आती मकासद, फ़नी साख्त और उसलूब के लिहाज से नावल के उसूलों से उनका ताल्लुक़ अलग अलग नौइयत रखता है। इस मौजू पर यह सवाल भी उठता है कि क्या डैनियल डीफो ने हई बिन यक़्तान से इस्तिफ़ादा किया था या नहीं। इस हवाले से मुस्तनद तारीख़ी सबूत तो मौजूद नहीं, लेकिन बाज़ सबूत और इल्मी इशारे ऐसे ज़रूर मौजूद हैं जो एक मुमकिना असर या ताल्लुक़ की तरफ इशारा करते हैं, अगरचे ये ताल्लुक़ साबित नहीं होता। पहला नुक्ता यह है कि हई बिन यक़्तान का लातीनी तर्जमा 1671 में एडवर्ड पॉकोक के ज़रिए बरतानिया में शाये हो चुका था।
यानी डीफो की पैदाइश से पहले और रॉबिन्सन करूसो की इशाअत से तकरीबन 50 साल कबल। इस तर्जमे ने यूरोप में इस कहानी को इल्मी और अदबी हलकों में मुतारफ करवा दिया। बाद अज़ां ये मतन अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और दीगर ज़ुबानों में भी तर्जमा हुआ। बरतानवी जामियात मसलन ऑक्सफोर्ड में ये मतन फ़लसफ़ा, मशरक़ियत और इलाहियात के तलबा में मारूफ हो चुका था। इस पस मंज़र में ये कहना मुमकिन है कि डीफो के इल्मी माहौल में हाई बिन यक्तान की कहानी का वजूद था और वो मुमकिना तौर पर इससे वाकिफ़ हो सकता था, ख़ास तौर पर चूँकि डीफो खुद मज़हब, अखलाक और नौआबादियाती फ़िक्र से दिलचस्पी रखने वाला एक लिखारी था। ताहम इस बात का कोई बाराह रास्त हवाला, एतराफ़ या तहरीरी शहादत मौजूद नहीं कि डीफो ने हाई बिन यक्तान को पढ़ा या इससे मुतासिर होकर रॉबिन्सन करूसो लिखा। दूसरी तरफ दोनों कहानियों में चंद बुनियादी मुमासलतें भी पाई जाती हैं। मसलन दोनों में एक तन्हा इंसान का वीराने में जिंदा रहने का तजर्बा, फितरत के साथ कुर्बत, खुद सीखने का अमल और रूहानी और फ़िक्री इर्तिका। मगर उन मुमासलतों के बावजूद दोनों के फ़लसफ़ियाना मकासद, उसलूब और तहज़ीबी ज़ाविये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हाई बिन यक्तान एक इस्लामी सूफियाना और फ़लसफ़ियाना तमसील है, जबकि रॉबिन्सन करूसो एक हकीकत पसंद, नौआबादियाती और ईसाई अखलाकियात से भरपूर बयानिया है। नतीजा ये कि अगरचे बराह रास्त इक़्तिबास या असर का कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं, लेकिन ये ख्याल बईद अज़ क़ियास नहीं कि हाई बिन यक्तान जैसा मशहूर फ़लसफ़ियाना मतन यूरोपी फ़िक्री फ़िज़ा में मौजूद था और डीफो जैसा लिखारी इससे मुतासिर हो गया हो, ख़ास शऊरी तौर पर या लाशऊरी सतह पर। यह बात महज क़ियास नहीं बल्कि मोहसिन मादी और नॉर्मन डैनियल के बयानात इसकी बुनियाद हैं। मोहसिन मादी इस्लामी फ़लसफ़े के माहिर समझे जाते हैं। उन्होंने हाई बिन यक्तान पर मुतअद्दिद इल्मी मज़ामीन ने इस बात की निशानदही की है कि यह मतन यूरोप में अक़लियत पसंदी के इर्तिक़ा में एक कलीदी किरदार अदा करता है। मोहसिन मादी के मुताबिक हाई बिन यक्तान के लातीनी तर्जमे ने करोने वस्ता के इख्तिताम पर यूरोपी इल्मी हलकों को ये बावर कराया कि अक़ल, तजर्बे और फ़ितरी मुशाहदे से मज़हब और इल्म के बुनियादी उसूल तक रसाई मुमकिन है। नॉर्मन डैनियल अपनी मशहूर किताब इस्लाम और मग़रिब में इस बात पर ज़ोर देते हैं कि इस्लामी फ़लसफ़ा और अदब के मख़सूस मतनों, ख़ुसूसन हाई बिन यक्तान ने यूरोप में इस्लाम के एक इल्मी और महज़्ज़ब तसव्वुर को जन्म दिया और ये कि इस कहानी ने यूरोपी तसव्वुरात पर ख़ामोश असर डाला। नॉर्मन इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं करते कि रॉबिन्सन करूसो जैसे इब्तदाई अंग्रेज़ी नावलों ने हाई बिन यक्तान की फ़िक्री खुदी से किसी न किसी दर्जे में इस्तिफ़ादा किया हो, अगरचे इस इस्तिफ़ादे को शऊरी या बाराह रास्त कहना मुश्किल है। उन हवालों के बाद हम कह सकते हैं कि अगरचे रॉबिन्सन करूसो और हाई बिन यक्तान के दरमियान बरा रास्त तख्लीकी रब्त का कोई कतई सबूत मौजूद नहीं, लेकिन हाई बिन यक्तान जैसे इस्लामी मतनों ने यूरोप में अदब, फ़लसफ़ा और नावल के इर्तिक़ा पर गहरा असर डाला, जो बाज़ सूरतों में रॉबिन्सन करूसो जैसे मतनों में झलकता है, अगरचे ये असर कभी वाज़े तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। उन दोनों नावलों के लेकर एक क़ज़िया ये भी सामने आता है कि हाई बिन यक्तान को दुनिया का पहला नावल कहने में क्या हर्ज है। फिर कुछ नाक़दीन ने किसी कदर रियायत के साथ इसे पहला फ़लसफ़ियाना नावल करार देने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत में ये क्लासिकी अरब फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ की एक अलामती तमसील है, न कि मुकम्मल तौर पर नावल। इसमें किरदार निगारी महदूद मुकालमा बराए नाम और वाक़या निगारी एक मख़सूस नज़रियाती ख़ाके के ताबे है। इसका मकसद कहानी सुनाना नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ियाना क़ज़िया को तमसीली अंदाज़ में बयान करना है, यानी इंसान बग़ैर वही के अक़्ल महज़ से खुदा को पहचान सकता है। इसमें नावल की वो फ़नी जिहात, मसलन नफ्सियाती कशमकश, समाजी तनाज़ुर, जज्बाती इर्तिक़ा और किरदार की दाखिली पेचीदगियाँ मौजूद नहीं, जो जदीद नावल का ख़ासा है। इसके बरक्स रॉबिन्सन करूसो को आम तौर पर अंग्रेज़ी अदब का पहला बाकायदा नावल करार दिया जाता है। ये फ़नी तौर पर उन तमाम सिफ़ात का हामिल है जो नावल की सिन्फ़ में लाजिम शुमार की जाती है। बयानिया का तसलसल, वाक़यात का तदरीजी इर्तिक़ा, किरदार की नफ्सियाती तश्कील, समाजी और मजहबी रुझानात की अक्कासी और सबसे बढ़कर कारी को हकीकत के करीब तर तजर्बा फराहम करने की कोशिश। डीफो ने रॉबिन्सन करूसो की कहानी को एक हकीकी तर्ज़े बयान के तहत लिखा जिसमें वक्त, जगह और किरदार का तसलसल कारी को किरदार के साथ कदम बा कदम आगे बढ़ने का मौका देता है। यही वो पहलू है जो इसे जदीद नावल के करीब तर ले आता है। यूं कहा जा सकता है कि हाई बिन यक्तान नावल की फ़िक्री और फ़नी बुनियादों का एक पेश ख़ैमा है, एक ऐसा बयानिया जो ख़याल और कहानी को जोड़ने की कोशिश करता है, मगर इसे मुकम्मल तौर पर अदबी नावल नहीं कहा जा सकता। इसके बरक्स रॉबिन्सन करूसो नावल की बाकायदा और इर्तिक़ाई शक्ल को पेश करता है।
जो न सिर्फ अपने अहद के समाजी और फिक्री मिजाज की अक्कासी करता है बल्कि फ़न्नी सतह पर वो तमाम खसाइस रखता है जो नावल को नावल बनाते हैं। अलगरज उन दोनों मतनों का मवाजना न सिर्फ नावल की सिन्फ की तारीखी तश्कील को समझने में मदद देता है बल्कि इस बात की भी वजाहत करता है कि मगरबी और मशरक़ी फ़िक्री रवायात ने कहानी और इल्म को किस मुख्तलिफ अंदाज में बढ़ता, किस तरह एक मतन फ़लसफ़े का लिबास पहनकर तमसील में ढला जबकि दूसरा तजर्बे मज़हब मईशत और इस्तेमारी फ़िक्र को कहानी की सूरत में पेश करता है। नाक़दीन की आरा। नावल रॉबिन्सन करूसो पर आलमी सतह के कई मुमताज़ नक्कादों ने अपने फ़िक्री और तनक़ीदी ज़ावियों से रोशनी डाली है, जिनमें इस्तेमार, मज़हब, फ़र्द और सरमायादाराना फ़िक्र जैसे मुतनव्वे मौज़ू ज़ेरे बहस आए हैं। इन नक्कादों की आरा न सिर्फ नावल की मानवियत में इजाफ़ा करती हैं बल्कि इसे जदीद फ़िक्री तनाज़रात में रखने का मौका भी फराहम करती है। जॉर्ज लुकास, जो मार्क्सी तनक़ीद के बुनियाद गुज़ारों में से हैं, रॉबिन्सन करूसो को इब्तिदाई सरमायादाराना फ़र्द की तमसील करार देते हैं। उनके मुताबिक डीफो ने इस नावल के ज़रिए इस नए माशी इंसान की तस्वीर पेश की है जो मेहनत, ज़ाती मलकियत, नज़्म और अक़लियत के ज़रिए फ़ितरत को काबू में लाता है और एक खुद मुख्तार दुनिया तश्कील देता है। लुकास के नज़दीक रॉबिन्सन की जज़ीरे पर बका की सरगर्मी दरअसल सरमायादाराना ज़हनियत का अलामती सफ़र है, जहाँ इंसान तमाम मुआशरती रिश्तों से आज़ाद होकर सिर्फ ज़ाती मेहनत और पैदावार के उसूलों पर ज़िंदगी कायम करता है। रॉबिन्सन का जज़ीरा एक छोटा सरमायादार रियासत है जिसमें फ़र्द ही मालिक, मज़दूर और हाकिम होता है। एडवर्ड सईद, जो माबाद नौआबादियाती तनक़ीद के बानी समझे जाते हैं, रॉबिन्सन करूसो को मग़रबी इस्तेमार के सक़ाफ़ती बयानिए की एक बुनियाद करार देते हैं। उनके मुताबिक नावल में रॉबिन्सन का गैराबाद जज़ीरे पर पहुंचकर वहां के जोग्राफिया, फ़ितरत और अफ़राद को तहज़ीब देना दरहक़ीक़त मग़रबी बालादस्ती और साम्राजी ज़हनियत का बयानिया है। फ़राइडे की किरदार साज़ी, इसकी ग़ुलामी और तालीम इस बात का सबूत है कि मग़रिब ने दूसरों को वहशी करार देकर उन पर अपनी तहज़ीब, ज़ुबान और मज़हब मुसल्लत करने का जवाज़ पैदा किया। सईद के नज़दीक ये नावल मशरिक़ को मग़रबी ग़लबे के तहत पेश करने का इब्तिदाई नमूना है जो बाद अज़ां पूरी नौआबादियाती दुनिया में दोहराया गया। आइन वॉट, जिन्होंने नावल की इब्तिदा और उसके समाजी सियाक़ और सबाक़ पर वक़ी काम किया है, रॉबिन्सन करूसो को जदीद नावल की एक इब्तिदाई मिसाल के तौर पर देखते हैं। उनके मुताबिक डीफो ने फ़र्द, वक्त, मेहनत और हकीकत निगारी को जिस अंदाज में बयान किया है वो इसे महज कहानी नहीं बल्कि एक तारीख़ी, फ़िक्री और समाजी दस्तावेज़ में तब्दील कर देता है। आइन वॉट इस बात पर जोर देते हैं कि रॉबिन्सन की रोज़मर्रा ज़िंदगी, इसकी डायरी, वक्त की तंजीम और चीज़ों की तफसील दरअसल जदीद हकीकत पसंद नसर के अव्वलीन नकूश है। उनका मानना है कि नावल ने फ़र्द की दाखिली ज़िंदगी को इस अंदाज में पेश किया कि वो कारी को सिर्फ बयानिया नहीं बल्कि तजर्बा फराहम करता है। मिखाइल बाख़तन, रूसी तनक़ीदी मुफ़क्किर, इस नावल को ज़मानी और मकानी वहदत की रोशनी में देखते हैं। उनके मुताबिक रॉबिन्सन करूसो एक क्रोनोटोप यानी ज़मान और मकान की मुश्तरका साख्त की उम्दा मिसाल है, जहाँ एक मखसूस वक्त और जगह पर फ़र्द की ज़िंदगी, इसका इर्तिक़ा और समाज की तामीर दिखाई गई है। बाख़तन का मानना है कि रॉबिन्सन का जज़ीरा सिर्फ एक फ़िज़िकल जगह नहीं बल्कि एक ऐसा फ़िक्री और तहज़ीबी खला है जहाँ इंसान अपने तजर्बात, अक़ाइद और इख्तियारात के ज़रिए एक नया निज़ाम वज़ा करता है। उनके मुताबिक ये नावल न सिर्फ मुहिम जोई का बयान है बल्कि तहज़ीब की तश्कीली वहदत की अदबी तमसील है। जेम्स जॉइस ने रॉबिन्सन करूसो को बरतानवी नौआबादकार की हकीकी अलामत करार दिया है। जॉइस के मुताबिक रॉबिन्सन का किरदार साम्राजी ताकत, मजहबी अक़ीदत, तिजारत, इस्तेमार और नस्ल परस्ती के इम्तिजाज की अलामत है। जॉइस कहता है, रॉबिन्सन करूसो बरतानवी फतूहात की सच्ची अलामत है। पूरा इंग्लिश मिजाज करूसो में मौजूद है। मर्दाना खुदमुख्तारी, लाशऊरी बेरहमी, मुस्तकिल मिजाजी, सुस्त लेकिन मुअस्सिर ज़हानत, जिनसी बेग़बत्ती, अमली और मुतवाज़िन मजहबियत, हर लम्हा हिसाब किताब करती खामोशी। इस तनक़ीद के ज़रिए जॉइस रॉबिन्सन को एक ऐसे बयानिए के तौर पर देखते हैं जो ताकत, फ़ौक़ियत और इस्तीला को तहज़ीब के निकाब में छुपाता है। मार्गरेट कोहन, जिन्होंने यूरोपी नावल और बहरी अदब पर गहरी तहक़ीक़ की है, 2010 में सामने आने वाली किताब दी नावल एंड DC में लिखती है, ये नावल समंदर और कुदरती दुनिया के साथ इंसान के ताल्लुक़ को इस तरह पेश करता है कि फ़ितरत मादी वसत और ख़तरे की जगह के साथ साथ तस्ख़ीर के काबिल निज़ाम के तौर पर नज़र आती है।
کوہن کے نزدیک یہ بیانیہ یورپی جدیدیت اور استعمار کی مشترکہ تشکیل کا حصہ ہے، جہاں زمینوں اور اقوام کو دریافت، قبضے اور تشکیل نو کا ذریعہ سمجھا گیا۔ میشل فوکو نے اگرچہ روبنسن کروسو پر براہ راست مفصل تجزیہ پیش نہیں کیا، تاہم اس کی طاقت اور علم پر مبنی تھیوری اس ناول پر بھی مکمل طور پر منطبق کی جا سکتی ہے۔ روبنسن کی فطرت پر دسترس، فرائیڈے کی تربیت، وقت کی تنظیم اور مذہب کا استعمال، یہ سب طاقت کے مختلف ڈسپلنری طریقے ہیں جن کے ذریعے مغربی انسان حقیقت کو اپنے مطابق مرتب کرتا ہے۔ اس زاویے سے روبنسن کی زندگی محض بقا نہیں بلکہ طاقت کے نظم و ضبط کا مظہر بن جاتی ہے۔ ان ناقدین کی آراء اس بات کا ثبوت ہے کہ روبنسن کروسو ایک ایسا بین المتنی اور بین العلومی بیانیہ ہے جو مختلف تنقیدی دبستانوں میں معنویت کی نئی سطحیں پیدا کرتا ہے۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک فکری تجربہ ہے جو ہر نئے زاویے سے اپنی گہرائی کا ایک نیا دریچہ کھولتا ہے۔ ناول کے 10 منتخب اقتباسات۔ 1. It is never too late to be wise. 2. For sudden joys, like griefs, confound at first. 3. All my sorrows, all my sufferings, seem to be forgotten. 4. Redemption from sin is greater than redemption from affliction. 5. Thus fear of danger is 10,000 times more terrifying than danger itself. 6. I can make my life livable. If I cannot make it perfect, I can make it comfortable. 7. I learn to look more upon the bright side of my condition, and less upon the dark side. 8. All evils are to be considered with the good that is in them, and with what worse attends them. 9. Thus, my first attempt to do myself justice, and the satisfaction I might have enjoyed in the fond repetition of my sorrows, was still a long way off. 10. Man is a short-sighted creature, sees but a very little way before him, and as his passions are none of his best friends, so his particular affections are generally his worst counselors. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔